महाराणा प्रताप के शहादत दिवस के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए, और जनरली सामान्य अध्ययन में भी ये बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि महाराणा प्रताप कौन थे, किस वंश के थे, उनके घोड़े का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उनका पुत्र कौन हुआ, हल्दी घाटी की युद्ध कब हुई, और इस तरीके से हल्दी घाटी के युद्ध के पहले कितने समझौते हुए थे और उन समझौते के पीछे कौन गया था, या हल्दी घाटी के जो युद्ध हो रहा था उस युद्ध के दौरान मुगल सेनापति की ओर से कौन कौन गया था, अकबर कब आक्रमण किया, कुल कितने संघर्ष हुए और कहां पर उन्होंने अपनी सुरक्षा और संरक्षा के लिए कदम उठाया, उनके घोड़ा का नाम क्या था, प्यार से वो अपने घोड़े को किस नाम से संबोधित करते थे, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर बहुत सारे हमारे मित्र उनके इस शहादत दिवस पर जो आपके 19 जनवरी है इस पर अच्छे अच्छे पोस्ट किए हैं और निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है। सबसे मैं पहले कहना चाहूंगा कि ये केवल क्षत्रियों के नहीं थे। ये जो क्षत्रिय सोच रहे हैं कि महाराणा प्रताप मेरे थे, ये निश्चित ही रूप से पुनः उसी गुप्त काल में हम लोग चले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जब महान बनता है तो उसके महानता के पीछे केवल एक व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होता, उस समय की परिस्थितियां होती है, समाज होता है, देश होता है, राज्य होता है। तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि हर का गुणगान करना चाहिए। महाराणा प्रताप है तो उनका करेंगे, अम्बेडकर साहब है तो उनका करेंगे, कबीरदास है तो उनका करेंगे, क्योंकि उन वीर महानायकों के वीरता को सुनकर हमारे नवयुवकों में वीरता आएगी और वे भी इस जीवन को, इस पेट को महत्व नहीं देंगे बल्कि राष्ट्र को महत्व देंगे, ईमान को महत्व देंगे, धर्म को महत्व देंगे, देश को महत्व देंगे, अपनी मान मर्यादा और शान को महत्व देंगे। और यही बड़ी चीज है। पेट तो भरने का काम चूहा भी करता है, बिल्लियां भी करती है चोरी करके, कुत्ते भी पेट भरने के काम करते हैं अपने पूंछ हिलाकर, लेकिन शान शौकत से देश के लिए और हम अपने नागरिकों के सम्मान के लिए अगर जीते हैं तो निश्चित रूप से उसका खास कोई जाति नहीं होता है, वो देश का होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो। हाँ, इतना जरूर है कि सबसे ज्यादा इन्होंने अपनी वीरता को दिखाया था, क्योंकि जिस अकबर के सामने किसी को हिम्मत नहीं थी, जिस अकबर के सामने किसी को हिम्मत नहीं थी टिकने की, उसके सामने भी महाराणा प्रताप ने अपने कोट कोट कर वीरता का प्रदर्शन ही नहीं किया, बल्कि अकबर को लोहे का चाना चबाने के लिए बाध्य किया था। जैसा कि आपको पता होगा, अकबर से लगभग 2 वर्ष बड़े थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को अनुमानित है। हालांकि कुछ पुस्तकों में इनका जन्म 1545 भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अकबर से 5 साल बड़े थे और इनका जन्म जो था 9 मई 1540 को हुआ था। और ये अपने माता पिता में सबसे बड़े, माने माता पिता के सबसे बड़े संतान थे। इनके पिता की कुल 20 शादियां हुई थी। उस समय विवाह ज्यादा करना एक शान की बात माना जाता था, क्योंकि जिस राज्य पर ये हमला करते थे उस राज्य के राजा अपनी अधीनता स्वीकार करने के साथ साथ अपनी राजकुमारी को भी ऐसे वीर महापुरुष को सौंप देते थे, अपनी पुत्री को सौंप देते थे। उन्हें लगता था कि योग्य व्यक्ति को हमने अपनी पुत्री सौंपे हैं, अपने से मजबूत को सौंपे हैं। जैसे देखे होंगे कि स्वयं जो है राजा जनक जब सीता को सौंपना था तो उन्होंने कहा कि धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से करेंगे, यानी कोई भी अयोग्य से विवाह करना अपने पुत्री को नहीं चाहता है। आज भी देखे होंगे, अगर लड़की ग्रेजुएट है तो लड़का पीजी खोजा जाता है, लड़की पुलिस है तो लड़का दरोगा खोजा जाता है, लड़की शिक्षक है तो लड़का हेडमास्टर खोजा जाता है। जनरली ऐसा देखा गया हमारे समाज में कि अपने से ऊंचे कुल में अपने पुत्री का विवाह करना चाहिए। और महाराणा प्रताप के पिता उदय प्रताप से बड़ा कौन था, तो इसलिए महाराणा उदय अर्थात उदय की जो थी, इनकी 20 शादियां हुई थी और इससे करीबन 25 लड़के और 20 लड़कियां थी, यानी 45 संतान थे उदय सिंह की।
अब उदय सिंह के 45 संतान में सबसे बड़े संतान महाराणा प्रताप थे। इनकी हाइट के बारे में अगर जानेंगे तो आश्चर्य करेंगे आप कि इनकी कितनी हाइट थी। 7.5 फीट, यहां पर लिख देते हैं हम, जगह तो नहीं है लेकिन यहां दिखाई पड़ना चाहिए। 7.5 जो है इनकी फीट हाइट थी। ध्यान रखेंगे ये 72 किलो का वक्ष कवच पहना करते थे। 72 केजी, 72 केजी का वक्ष कवच। आज किसी के सिर पर 72 किलो वजन डाल दिया जाए तो शायद नहीं चलेगा। और ये ऐसे नहीं है, 72 किलो वजन के आज भी वक्ष कवच इनके रखे गए हैं सभागार में। आप जाएंगे तो देखेंगे, आश्चर्य करेंगे। पहले के लोग मेहनत किया करता था, काफी मजबूत मेहनत किया करता था। मेरा ही एक भतीजा है, थोड़ा कद काठी तो थोड़ा सा ही मुझसे बड़ा है, लंबाई ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बुलेट 220 किलो का उठा लेता है। उसके हाथ में इतनी ताकत है कि उसके आंख को हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन संस्कारी है कि कभी उसका मूड उड बिगड़ा तो हम लोगों को भी मत उठा ले इसलिए उसके भावनाओं को कभी छेड़ते नहीं है। बताएंगे उस सब की खासियत क्या है उन बच्चों की, और फिर इनसे थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। इस ढंग से 81 किलो का जो था इनका भाला हुआ करता था। 81 केजी का भाला लेकर चलते थे। और यदि पूरा वजन इनका देख लें, आश्चर्य करेंगे, तो 208 किलो का वजन जो है लोहे का था इनके शरीर पर। गरासा, तलवार, भाला, वक्ष कवच वगैरह, तीर धनुष हर चीज से सुसज्जित थे। दुनिया के सबसे मजबूत घोड़ा, अरबियन घोड़ा इनके पास था, जिनको बहुत प्यार से खिलाया जाता था और इस ढंग से पाला जाता था। उस घोड़े का नाम था चेतक, और ये प्यार से उसको बुलबुल कहा करते थे। प्यार से क्या कहते थे? हाँ, बुलबुल। बुलबुल कहा करते थे इस घोड़े को। ध्यान रखेंगे कि इतने कद काठी के मजबूत थे, इतना मेहनत किया करते थे, उठकर दौड़ना, कूदना, तीरंदाजी करना वगैरह, कि उन लोगों में जबान की शान नहीं थी, शरीर की शान थी। और आज भी बता रहे हैं कि जो बिल्कुल सही क्षत्रिय परिवार है कहीं भी इंडिया के कोने में, उसको एक पान और गुटखा की नशा भी नहीं है। वो नशा करता है देश का। असली क्षत्रिय वही है जो देश के लिए नशा करता है कि देश को बचाएंगे, ईमान के लिए नशा करता है, शान के लिए नशा करता है, संस्कार के लिए नशा करता है। वो मांस भक्षण करेगा लेकिन वो मदिरा पान नहीं करेगा। और जो भी अच्छे परिवार है, मैंने देखा है, मेरे घर के भी बच्चे हैं, दारू, शराब, गुटखा ये सब कुछ नहीं खाते हैं। हाँ, मुर्गा जरूर खाएंगे, बकरी जरूर खाएंगे, बरारी जरूर खाएंगे, और बड़ी शान से रहते हैं। अच्छा लगता है कि उन लोगों में अगर शान शौकत की बुराई है तो ये सही है, लेकिन बाकी बुराइयां उन लोगों में नहीं है। न वो चरस पीते हैं, न गांजा पीते हैं, न दारू पीते हैं, न शराब पीते हैं, न गुटखा खाते हैं, न पान खाते हैं। तो ये जो है, आप राजस्थान में जाओगे, आज भी कुछ अच्छे क्षत्रिय परिवार है जो निश्चित ही रूप से अपने शक्ति और सामर्थ्य के वृद्धि के लिए काम करते हैं। करोड़ों रुपया दे दोगे, इसके बावजूद भी एक सिगरेट अपने मुंह तक नहीं लगाएंगे। उन्होंने मान मर्यादा को बचा के रखा है, क्योंकि नशा तो उनके लिए है जो हमारे देश के नहीं है, दूसरे देश के हैं। हमारे देश में न तो सिगरेट है, हमारे देश की न तो बीड़ी है, ये तो तंबाकू दूसरे देश से आया है। हमारे देश में न चरस है, हमारे देश में न हीरोइन है, न हमारे देश में कोकीन है, शराब भी नहीं है। हम लोग तो अमीच्छा घोर कर पिया करते थे, जो दूध का शरबत हुआ करता था, जिसको सोम पेय कहा गया है, जिसे ताकत मिलती है, काजू हो, किशमिश हो, जिसको आप लोग आजकल मिल्क शेक कह रहे हैं, वह पिया करते थे भारत के लोग। तो इस तरीके से
महाराणा प्रताप में भी कोई नशा नहीं था। इन्होंने कुल 11 शादियां की थी, 11 विवाह इनके हुए थे। और ध्यान रखेंगे, इनकी पहली पत्नी जो थी वो पंवार परिवार की थी, ये स्वयं सिसोदिया परिवार से थे। कोट कोट कर योग्यता के साथ साथ इनका एक पुत्र था जिसका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह भी जो है बड़े पैमाने पर इनके वीरता के साथ जीने का काम करता था और इन्हीं के साथ, इन्हीं के तरीके से वह शारीरिक श्रम किया करता था। हुआ क्या, अकबर जब चारों तरफ अपना विस्तार कर लिया तो पश्चिमी मार्ग में विस्तार उसका नहीं हुआ। और जब पश्चिमी मार्ग में उसका विस्तार नहीं हुआ तो वह दबाव बनाया। दबाव यह था कि वो मान सिंह को लिया, क्योंकि मान सिंह ऑलरेडी अजमेर के मोटा राजा भारमल के गोद लिए हुए पुत्र भगवान दास के पुत्र थे। यानी बिहारी मल या भारमल था उसका पोता थे, लेकिन अपने पोता नहीं थे, गोद लिए गए थे। उसको ऊंचा ओहदा दिया। भगवान दास को भी ऊंचा ओहदा दिया था, क्योंकि मरियम उजमानी जो थी वो गोद ली हुई पुत्री थी और उसी का विवाह अकबर से हुआ था 1561 में, जब वो अजमेर की यात्रा पर जा रहा था दोलाकार पद्धति से। अकबर में कहा जाता है कि वो धर्मनिरपेक्ष था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसमें कूट कूट कर चालाकी पूर्ण कट्टरता नहीं थी। वह देखने में कट्टर नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा इस्लामीकरण किया था वो। उसके ऊपरी रूप अलग थे, आंतरिक रूप अलग थे, और वो डोलाकार पद्धति से विवाह करता था। जब अजमेर के मोटा राजा भारमल की पुत्री का यहां खबर दिया कि आप अपने एक बेटी को नहीं भेजवाते हो तो तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा, मजबूरी में मोटा राजा भारमल ने उस मरियम उजमानी को भेजा था। और उसी का पुत्र सलीम, जिसको जहांगीर आप जानते हैं, उसने 7 फेरे लेकर विवाह कर लिया था। तो वैसी स्थिति में उसको सजा दिया था और कहा था कि इसको अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे, क्योंकि तुम हिंदू रीति से विवाह किए हो, तुम बारात लेके लड़की के कारखाने पर, घर पर गए हो, मारो में गए हो, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि मुगल तो जो है वो दूसरे की लड़कियों के रखते हैं, वो जाते नहीं हैं। इस तरीके से बहुत ज्यादा विवाद स्वयं अकबर और सलीम के बीच हुआ था। इस बात को लेकर आप ढंग से इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अकबर की नेचर क्या थी। वहां महाराणा प्रताप ने एक बार कहा था कि हम क्षत्रियों का वध स्वीकार नहीं करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि मेरे चलते और मेरे शान के चलते क्षत्रिय तुम्हारे तोप के शिकार बन जाए, लेकिन एक हमारी शर्त है कि अगर हमारे दरबार की एक भी राजकुमारी तुम्हारे रनिवास का शिकार नहीं बनेगी तो हम समझौते करने के लिए बराबरी पर तैयार हैं। लेकिन अगर ये चाहोगे कि हमारे दरबार की कोई भी एक कन्या तुम्हारे कोठे का श्रृंगार बनेगी, यह संभव मेरे रहते नहीं होगा। इसलिए अकबर, जब तक एक एक रक्त जो है मेहार का रहेगा तब तक एक भी यहां की स्त्री तुम्हारे दरबार में नहीं जा सकती है। इसके लिए जितना संघर्ष करना है करो। विशाल सेना थी नहीं, मात्र 20,000 जो थे महाराणा प्रताप की सेना में सैनिक थे, जिसमें सेवक से लेकर अग्नि पंक्ति के सेना भी थी। अब 80,000 जहां अकबर की सेना हो और महाराणा प्रताप की 20,000 सेना हो, आप समझ सकते हैं दोनों के बीच संघर्ष चल रहे थे। ये संघर्ष जानते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 12 वर्ष चला है, 1-2 वर्ष नहीं चला है। और अंततः महावत खां, आसफ खां, ये महान महान सेनापति थे। स्वयं बाद में तो सलीम भी गया जहांगीर भी सेना लेकर, स्वयं नेतृत्व किया था। मान सिंह, ये एक से एक सेनापति लगा दिए गए। बाद में जब देखा गया कि चारों तरफ से महाराणा प्रताप घिर चुका है और सबका एकमात्र टारगेट था कि महाराणा प्रताप को ही किल कर देना है या बंदी बना लेना है, इस स्थिति को भांपते हुए राजा झल्ला, नाम सुने होंगे आप लोग, राजा झल्ला ने तुरंत ही उनके समीप जाकर उनके मुकुट को ले लिया, उनके शिरस्त्राण को ले लिया, उनके पताका को ले लिया। चूंकि उसके और उसके चेहरे मिलते थे, महाराणा प्रताप के चेहरे और राणा झाला के चेहरे भी मिलते थे, उन्होंने वैसा धारण करके और मुगल सेना के एकदम टूट पड़ा। मुगल सेना समझ गई कि राणा प्रताप ही ऐसा वीर हो सकता है जो हमारे सैनिकों पर टूट पड़ेगा।
वह विश्वासघात करते हुए वीरता का प्रदर्शन नहीं करके राणा झल्ला पर टूट पड़े। राणा झल्ला लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। उस पर लगा लोगों ने खुशियां मचाने की महाराणा प्रताप मारा गया, लेकिन महाराणा प्रताप को यही चेतक साथ दिया था जिसको बुलबुल कहते थे, और वो अरावली की पहाड़ी में निकल गए। अरावली के पहाड़ी में जाने के बाद उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने घास की रोटियां खाई, अपने सैनिकों को भी घास की रोटियां खिलाए। हालांकि उस समय के लोगों को पता था कि किस घास की रोटी को खाने से पेट खराब नहीं होगा और ऊर्जा भी मिलेगा। अनाज की किल्लत हो गई, पानी की किल्लत हो गई, इसके बावजूद भी महाराणा प्रताप सरेंडर नहीं किए। यहां तक कि महाराणा प्रताप ने जब अकबर स्वयं प्रधान सेना लेकर पहुंच गया, उस दौरान भी उन्होंने बड़ी शालीनता से, बड़ी चालाकी से जंगल बदल लिया और इस तरीके से अकबर को चकमा दिया। और फिर छापेमार युद्ध पद्धति से अकबर की सेना की कमर तोड़ डाली। अकबर इस चीज को समझ गया कि महाराणा प्रताप से पार पाना संभव नहीं है। 20,000 सेना में से 12,000 राजपूत सेना शहीद हो गई, लेकिन महाराणा प्रताप को हारने नहीं दी। वो पताका आजादी की फहराए ही रखी। अंततः सबके सामने स्पष्ट होकर आ गया। अकबर सशंकित होकर वहां से भाग निकला। अकबर को रात्रि में भी यदि कोई कह देता था महाराणा प्रताप आ गया है, तो डर के चिल्लाने लगता था। कोई भी सूचना देने के बाद वो भय से ग्रसित रहता था। यानी अकबर को जिंदगी में अगर किसी से भय था तो अल्लाह से ज्यादा भय महाराणा प्रताप से था। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा महाराणा प्रताप ने इस भारतीय ताकत की लोहा मनवाई थी। और इस तरीके से उन्होंने हमारे इस परंपरा को, जो भारत माता श्रेष्ठ जनों को जन्म देती है, महान वीरों को जन्म देती है, उसे साबित किया, चरितार्थ किया, स्थापित किया, जिस पर बड़ी गर्व से हम लोग आज भी उनके इस शहादत दिवस को मना रहे हैं। और पूरा भारत आज महाराणा प्रताप मय हो गया है। आगे आपको बता दें, ये जो घोड़ा इनका था, देख रहे होंगे यहां पर आप लोग, थोड़ा स्क्रीन लेने में दिक्कत हो गई है, नहीं तो वहां पर घोड़े के आगे वो हाथी का जो है मुकुट लगवाते थे, इसलिए कि दुश्मन के घोड़े जब देखे कि हाथी सामने है तो भाग निकले। और दूसरा कि दूसरी हाथियां जो है वो भी देखे कि हाथी है तो शायद एक सकुची हुई रहे और तेज गति भी इनके सामने रहे, यानी बौद्धिक कौशलता भी इनमें कूट कूट कर भरी थी। वीरता तो थी ही, कुशलता भी इनके अंदर थी। आज हमारे भारतवासियों के पास ऐसी नहीं है। आज भारतवासी कुशलता का त्याग कर रहे हैं। कुशलता होनी चाहिए। नशा ग्रहण कर रहे हैं, नशा का परित्याग होना चाहिए। वीरता को धारण करो, स्लिम मत बनो, ताकतवर बनो। हम देख रहे हैं महाराणा प्रताप के परिवार के कई आदमी बैठल है, सब लोग खाना पीना छोड़कर और स्लिम बन रहे हैं। स्लिम बोलते हैं ना जी, स्लिम बने हुए हैं। आश्चर्य लग रहा है हमको। ताकतवर बनो। हमारा दूसरा भतीजा है एक, उसको तो देखिएगा, आश्चर्य कीजिएगा, छोटा ही लेकिन इतनी मोटी मोटी बाहें हैं, वो 2 मोटरसाइकिल एक बार उठा सकता है। तो इस तरीके से एक खड़ा मुर्गा अकेले खाता है। वो कहता है कि पता नहीं किसमें छिपा हुआ है विटामिन, कौन जानता, आधा हम खाए आधा वो खाए, विटामिन कहीं उधर चला गया तब। तो इस तरीके से, लेकिन अन्य कोई बुराई नहीं है। सबसे अच्छी बात है उसमें शान है, शौकत है, अभिमान है, स्वाभिमान है, राष्ट्रवाद है, समाजवाद है, संस्कार है, धर्मवाद है, श्रेष्ठता है, वीरता है, ये भरी हुई है। लेकिन कोई नशा नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है, कुसंस्कार नहीं है। आज भी मैं उम्मीद करता हूं नवयुवकों से कि इसी प्रकार के अपने आप को मजबूत करे। केवल महाराणा प्रताप के शहादत देने दिवस से या फिर एक फोटो फेसबुक पर जारी कर देने से उनको याद नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार के वीरता को फिर स्थापित करनी होगी। मैं चाहूंगा कि हर वो आदमी भारतीय, न केवल क्षत्रिय, हर वो भारतीय इनका अनुकरण करे और कोई नशा ग्रहण न करे। नशा मुक्त, शारीरिक स्वस्थपूर्ण, ईमानदारी पूर्ण राष्ट्रभक्ति का विकास करे, तब जाके महाराणा प्रताप की शहादत चरितार्थ हो सकेगी और उनकी जहां भी आत्माएं हमारे इस भारत में व्याप्त है उनको खुशी मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार। देखो
का सर लात से फिर दबी है का सर? तो हमारे यहाँ नहीं दबाया न गेंदा खिलल है, गेंदा।